माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2023 को पूरे देश भर में बहुप्रतीक्षित बीएड अभ्यर्थियों की प्राथमिक शिक्षक भर्ती एलिजिबिलिटी मैटर पर अंतिम रूप से फैसला जारी कर दिया है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, श्री देवेश शर्मा जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए 12 जनवरी 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को रिजर्व किया था और लगभग 7 महीने बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को डिलीवर किया है। सोशल मीडिया साइट्स पर किसी के भी द्वारा क्या कुछ इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है और क्या कुछ इसका ग्राउंड बताया जा रहा है, उससे ज़्यादा और सटीक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ अपने कोर्ट ऑर्डर में लिखा है, ये जानना और समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बहुत चीज़ें अभी होना बाकी है। इसको लेकर के अभ्यर्थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन दायर करने वाले हैं। इसके अलावा क्या ये अंतिम चरण है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक एक वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है जो कि इस कोर्ट ऑर्डर में लिखा गया है। तो अगर आप बीएड से संबंधित अभ्यर्थी हैं या फिर डीएलएड से संबंधित अभ्यर्थी हैं, आप सभी को ये कोर्ट ऑर्डर समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो बातें सोशल मीडिया साइट्स पर चलती हैं और जो बातें लॉजिकल तौर पर माननीय कोर्ट में रखी जाती हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर होता है। आपने जब ये रिजल्ट आने से पहले आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया साइट्स पर ये खबरें चल रही थी कि 5000 पेज का कोर्ट ऑर्डर लिखा जा रहा है, जबकि ये कोर्ट ऑर्डर मात्र 46 पेज का है और 46 पेज में इतने स्ट्रॉन्ग पॉइंट बताए गए हैं। अगर आप एक एक पॉइंट को देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें कोई भी लूप होल है ही नहीं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले पूरे मामले को एक बार जल्दी से समझ लेते हैं। राजस्थान का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिनांक 11 जनवरी 2021 को रीट लेवल 1 के लिए एक जो कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसके लिए एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करता है जिसमें बीएड अभ्यर्थियों को पात्र नहीं माना गया था। उसके बाद से एक याचिकाकर्ता जो कि श्री देवेश शर्मा जी हैं, ये एक बीएड कैंडिडेट हैं, इनके द्वारा 28 जून 2018 का एनसीटी का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, इसके आधार पर उन्होंने माननीय राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, ये कहते हुए कि जो एडवर्टीजमेंट है राजस्थान सरकार का, इसको आप क्वेश्ड कर दीजिए, यानी कि इसको रद्द कर दीजिए 28 जून 2018 के आधार पर और बीएड अभ्यर्थियों को इस रीट लेवल 1 में शामिल करने का आदेश पारित करिए। उसके बाद से ये मामला डबल बेंच में जाता है और माननीय डबल बेंच ने जो 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन था उसको ही रद्द कर दिया और राजस्थान सरकार के फैसले को पूरी तरीके से सही पाया था। उसके बाद से याचिकाकर्ता के द्वारा ये मामले को माननीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए कि जब एनसीटी का गाइडलाइन है जो कि रेगुलेटरी बॉडी के द्वारा बनाया गया है, तो आप उसको कैसे रद्द कर सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगभग 1.5 साल तक इस मामले की पूरी सुनवाई चली और 7 महीने बाद फैसले को रिजर्व करने के बाद 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। बीएड को अपात्र करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इतने स्ट्रांग पॉइंट बताए हैं, जो कि 12वें नंबर पॉइंट में इनके द्वारा यह लिखा गया है कि शिक्षा का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21A जो कि संविधान का तीसरा भाग है, उसमें 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान किया गया है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने ये कहा है कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है वो यूजलेस हो जाता है अगर ये मीनिंगफुल एजुकेशन ना हो। और मीनिंगफुल एजुकेशन से इनका मतलब है क्वालिटी एजुकेशन, ना कि सिर्फ फॉर्मेलिटी। अभी तक भारतीय संविधान में सिर्फ ये मेंशन किया गया था कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन होगा, यानी कि अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा होगा, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट 83rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में, जिसमें 21A का जो आर्टिकल है उसमें पार्ट 3 को जोड़ा गया और इसको स्क्रूटनी के लिए भेज दिया गया स्टैंडिंग कमेटी के पास। देखिए यहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिया गया और यहाँ पर देखिए MHRD मिनिस्ट्री को भी इसके डेवलपमेंट के लिए आगे के लिए भेज दिया गया। और उसके बाद से इसमें जोड़ दिया गया किस बात के लिए, क्वालिटी ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जो अभी तक संविधान में सिर्फ अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा की बात की जाती थी, उसमें अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को भी जोड़ा गया बाद में जाकर के। देखिए इस लाइन में इन्होंने साफ तौर पर मेंशन किया गया है कि फाइनली बाय द वे ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 आर्टिकल 21 वाज इंसर्टेड एज ए फंडामेंटल राइट इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड मेड इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। आर्टिकल 21A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रीड एज अंडर। देखिए यहाँ पर आर्टिकल 21A को यहाँ पर मेंशन किया गया है। आगे ये बताया गया है कि इस पूरी प्रक्रिया को फुलफिल करने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि
आरटी एक्ट 2009 को पास किया गया पार्लियामेंट से। कब? अगस्त 2009 में, 20 अगस्त 2009 को। और जो कि प्रभावी कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। इस एक्ट में ये क्लियरली मेंशन किया गया था और ये एक्ट क्लियरली इस बात पर फोकस कर रहा था कि जो अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा देना है वो केवल मुफ्त और अनिवार्य की बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की भी बात होनी चाहिए। मैं इस क्वालिटी वर्ड पर बार बार क्यों जोर दे रहा हूं? क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसी क्वालिटी को आधार बनाते हुए ही बीएड को अपात्र घोषित किया है। आगे आपको पूरे स्पष्ट तौर पर चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वालिटी वर्ड को बार बार अपने कोर्ट ऑर्डर में क्यों लिखा है। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए क्या 3 रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो पहला इन्होंने ये बताया है कि नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, साथ ही प्यूपिल टीचर रेशियो 30:1 का होना चाहिए, साथ ही साथ तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, एब्सोल्यूट नेसेसिटी ऑफ ट्रेंड एज वेल एज क्वालिफाइड टीचर। अब यहां पर ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर को लेकर के ही पूरा बवाल मचा हुआ है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर हम बेस्ट क्वालिफाइड टीचर को रिक्रूट नहीं करते हैं तो फिर ये क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की जो बात है वो मीनिंगलेस हो जाती है, यानी अर्थहीन हो जाती है। पॉइंट नंबर 23 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह मेंशन किया है कि आरटी एक्ट का आर्टिकल 23 ये डिफाइन करता है कि जो क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर्स होगा वो कौन तय करेगा। देखिए 23 का आर्टिकल 1 जो है वह जो एकेडमिक अथॉरिटी है, जो कि कौन है? एनसीटी, उसको शक्तियां देता है। और साथ ही साथ 23 का जो सेक्शन 2 है, सब सेक्शन 2 है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंपावर करता है, यानी उनको शक्तियां देता है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। अब 23 अगस्त 2010 को एनसीटी ने आर्टिकल 23(1) के शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राइमरी लेवल पर शिक्षकों के लिए क्या न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए वो तय किया। ठीक है, देखिए ये सब कुछ आरटी एक्ट के अनुसार हो रहा है। आरटी एक्ट कब वो 2009 में आया और प्रभावी कब से हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। उसके बाद से 23 अगस्त 2010 को एनसीटी ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए मिनिमम एलिजिबिलिटी तय करता है प्राइमरी के लिए। इस पूरे मिनिमम एलिजिबिलिटी में कहीं पर भी बीएड को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट को अंडरलाइन किया है। देखिए, द एबव नोटिफिकेशन डेट 28/8/2010 डज नॉट प्रोवाइड बीएड एज ए क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स। इस नोटिफिकेशन को बार बार चेंज किया गया, इसमें परिवर्तन किया गया, लेकिन कभी भी बीएड को शामिल नहीं किया गया 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन से पहले। एनसीटी उस समय तक ट्रेंड और क्वालिफाइड टीचर की बात कर रहा था प्राइमरी लेवल में, और उसलिए डीएलएड को केवल अलाउ किया गया था। उस समय तक बीएड को शामिल नहीं किया गया था। ये भी मेंशन किया गया है कि जो पेडागोजिकल अप्रोच होता है, यानी कि पढ़ाने की जो विधि होती है, शिक्षण विधि होती है, वो भी एक यूनिक मैनर में होना चाहिए प्राइमरी लेवल पर। और जो एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स है डीएलएड, वो स्पेशली इसी पेडागोजिकल कोर्स को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। केंद्र सरकार ने संसद में एक कानून को पास करते हुए एनसीटी के एक्ट के लिए जो कानून बनाया था उसमें सेक्शन 29 में यह मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार समय समय पर उसको कुछ डायरेक्शन पास कर सकती है। बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए बार बार वहां पर रिक्वेस्ट किया जा रहा था, कई बार कोर्ट में याचिकाएं भी दायर की गई, लेकिन उस समय तक बीएड को एनसीटी पात्र नहीं मानता था पैडागोजिकल एस्पेक्ट में। 27वें नंबर पॉइंट में यह मेंशन किया गया है कि बीएड इज नॉट ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स एट प्राइमरी लेवल स्कूल। क्यों? क्योंकि पैडागोजिकल स्किल इनके पास नहीं है और ट्रेंड नहीं है ये प्राइमरी के लिए। और इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इंक्लूजन ऑफ बीएड, यानी कि बीएड का जो समावेशन है प्राथमिक में, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को लोअर डाउन कर रहा है, यानी कि उसको खराब कर रहा है, उस एजुकेशन को की क्वालिटी को खराब कर रहा है, लोअर डाउन कर रहा है। और इसलिए इंक्लूजन ऑफ बीएड कैंडिडेट फॉर प्राइमरी लेवल क्लासेज इज बियॉन्ड आवर कॉम्प्रिहेंशन। माननीय कोर्ट ने यह कहा कि बीएड को प्राथमिक में शामिल करना हमारी समझ से परे है। इस पैराग्राफ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेटरी बॉडी को बहुत तीखी टिप्पणी करते हुए उनको फटकार लगाई है। देखिए, इसमें उन्होंने ये कहा है कि पेडागोजिकल स्किल पर फोकस करना हमारी प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए, लेकिन हमारी प्रथम प्राथमिकता अब इससे अलग हो चुकी है और ऐसा प्रतीत होता है कि हम क्वालिटी एजुकेशन की बात ना करके इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि बीएड को ज़्यादा से ज़्यादा कैसे अवसर मिले उसको जॉब के लिए।
इस वजह से यह प्रतीत होता है कि यही एक कारण है बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए, ना कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ध्यान में रख करके। यानी कि कोर्ट ने तीखी टिप्पणी ये कहा कि बीएड को शामिल किया गया है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए नहीं, क्योंकि पहले जो केवीएस के कमिश्नर के द्वारा जो पत्र लिखा गया एमएचआरडी मिनिस्ट्री को और पूरी बैठक हुई, उसमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जा रही थी कि बीएड जो है वो हायर क्वालिफिकेशन है और इससे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव होगा प्राथमिक में। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यहां पर बीएड को सिर्फ इसलिए शामिल किया जा रहा है ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के अवसर प्राप्त हो, ना कि क्वालिटी एजुकेशन की बात की गई है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसी ऑफिशियल कम्युनिकेशन और मीटिंग्स का चर्चा किया है जो कि हाई लेवल पर हुए थे एमएचआरडी मिनिस्ट्री के बीच में, एनसीटी के बीच में और केवीएस के बीच में। यहां पर कोर्ट ने फिर से एनसीटी को फटकार लगाई है। देखिए, इंक्लूड बीएड एज ए क्वालिफिकेशन ऑफ apparently triggered by a letter of commissioner of KVS who made a requested that since the primary classes of central school sufficient number of trained diploma holders are not available, यानी कि इनके पास डिप्लोमा होल्डर्स की संख्या कम थी, पर्याप्त नहीं थी, इसलिए केवीएस के कमिश्नर ने यह रिक्वेस्ट किया था कि बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाए। इसको ध्यान में रखते हुए 28 मई 2018 को एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर एक मीटिंग अरेंज की जाती है। केवीएस का जो रिक्वेस्ट था उसके आधार पर एमएचआरडी मिनिस्ट्री इस मीटिंग में ये डिसाइड करता है कि बीएड जो होगा वो एक एडिशनल एलिजिबिलिटी होगा अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केवीएस स्कूल। ध्यान दीजिएगा, 28 तारीख को ये मीटिंग होती है एमएचआरडी मिनिस्ट्री में और उसके जस्ट अगले दिन, देखिए ध्यान से, जस्ट अगले दिन 29 मई 2018 को एक नोट लिखा जाता है विच सेज सिंस बीएड क्वालिफाइड कैंडिडेट वर एलिजिबल टू अपॉइंटेड एज प्राइमरी टीचर इन केवीएस स्कूल देयर शुड बी नो ऑब्जेक्शन टू इम्प्लीमेंट दिस डायरेक्शन इन अदर स्कूल एज वेल। यानी कि केवीएस ने जो रिक्वेस्ट किया था उसके आधार पर एमएचआरडी ने ये एनसीटी को आदेशित किया कि आप इस बात की जांच करिए कि केवीएस में के अलावा इनको अन्य सभी राज्यों में अन्य सभी रिक्रूटमेंट बोर्ड्स के माध्यम से जो प्राइमरी भर्ती होती है उसमें बीएड को शामिल किया जा सकता है। और 30 मई को इसके लिए एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन किया जाता है एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का प्रयोग एनसीटी एक्ट के धारा 29 के अंतर्गत कर रही थी और एनसीटी को उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप इस प्रकार का अमेंडमेंट करिए, यानी परिवर्तन कीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के। और एनसीटी केंद्र सरकार के इस डायरेक्शन के आधार पर 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी कर देती है और इसी नोटिफिकेशन को लेकर के पिछले 5 साल से पूरा बवाल मचा हुआ था। बीएड को प्राथमिक में शामिल करने के लिए तर्क क्या दिया गया था, देखिए, द फिगर्स गिवन इन द मीटिंग सजेस्ट दैट ओनली 6 to 16% ऑफ द कैंडिडेट हु अपीयर इन टेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई द टेस्ट। यानी उन्होंने ये कहा कि चूंकि पहले केवल प्राइमरी में डीएलएड अभ्यर्थी पात्र थे तो उस समय टेट परीक्षा में केवल 6 से 16% अभ्यर्थी ही क्वालिफाई करते थे, और अगर बीएड को शामिल कर लिया जाता है तो ये पासिंग प्रतिशत जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसके साथ इस बात को, इस लॉजिक को छोड़ दिया गया कि बीएड अभ्यर्थी जो है वो बेसिक पेडागोजिकल थ्रेशोल्ड वो फुलफिल नहीं करते हैं, यानी कि वह शिक्षण विधि जो कि होना चाहिए प्राइमरी में उसको वो एक्वायर नहीं किए हुए हैं। अभी तक ये तर्क दिया जाता था कि चूंकि बीएड जो है वो एक डिग्री कोर्स है और डीएलएड जो है वो एक डिप्लोमा कोर्स है, तो इस वजह से बीएड जो है वो एक हायर क्वालिफिकेशन है, बेटर क्वालिफिकेशन है डीएलएड से, जिस पर टिप्पणी करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बीएड जो है वो हायर क्वालिफिकेशन नहीं है और ना ही बेटर क्वालिफिकेशन है डीएलएड से, बल्कि ये एक डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, डिफरेंट ट्रेनिंग है डीएलएड से, उससे बेहतर नहीं है और उससे हायर भी नहीं है। क्योंकि बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक के समकक्ष आने के लिए उनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ता है, इसलिए उसको ना तो हायर बोला जा सकता है और ना ही बेहतर बोला जा सकता है। ये एक अलग कोर्स माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया है बीएड को। साथ ही साथ इनका जो 6 माह का ब्रिज कोर्स होता है वो नियुक्ति पत्र मिलने के 2 साल के अंदर करना होता है। तो इसको भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये फुल्ली ट्रेंड नहीं है प्राइमरी के लिए। आप नियुक्ति देने के बाद उनको जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो प्राप्त करवा रहे हैं, 2 साल के अंदर 6 माह का ब्रिज कोर्स कर रहे हैं, तो ये फुल्ली ट्रेंड नहीं है बीएड कैंडिडेट। इसके बाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले को अंडरलाइन करते हुए ये मेंशन किया कि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट ने किन पॉइंट्स को आधार बनाते हुए इस पूरे नोटिफिकेशन को रद्द किया था, तो उन्होंने इसे अनलॉफुल कहा था। क्योंकि
आरटी एक्ट के धारा 23 के सेक्शन 1 जिसके अंतर्गत एनसीटी को अधिकार है, वहां पर केंद्र सरकार उसको कोई भी डायरेक्शन दे ही नहीं सकती। साथ ही साथ केंद्र सरकार के पास जो शक्तियां हैं वो आर्टिकल 23 के सेक्शन 2 के अंतर्गत है। वो रिलैक्स कर सकती है मिनिमम एलिजिबिलिटी को, लेकिन अधिकतम 5 साल के लिए। उसके लिए भी पर्टिकुलर किसी एक राज्य के सिफारिश के आधार पर होगा, ना कि पूरे देश पर इसे थोपा जाएगा। साथ ही जो एनसीटी एक्ट है, एनसीटी एक्ट के धारा 29 में यह मेंशन किया गया है कि केंद्र सरकार के पास अधिकार होगा कि वो समय समय पर डायरेक्शन इशू कर सकती है एनसीटी को। इसमें कोई भी कानून का उल्लंघन नहीं था, लेकिन एनसीटी उसके बाद से यह करना होगा कि उसको एक एक्सपर्ट कमेटी बनानी होगी और सभी राज्यों से इसके लिए सिफारिश मांगे जाएंगे। जो आपने देखा, जो इस कोर्ट ऑर्डर में मेंशन किया गया है कि 28 मई को एक बैठक होती है एमएचआरडी मिनिस्ट्री में, उसके बाद से 29 मई को इस प्रकार का डायरेक्शन और 30 मई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है एनसीटी को, और उसके आधार पर 28 जून को एनसीटी ऑफिशियल गजट जारी कर देती है। तो सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है कि इसमें कोई भी एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई। जो एनसीटी एक्ट का उल्लंघन है कि आपने सिर्फ डायरेक्शन पास करने के आधार पर बीएड को प्राथमिक में शामिल कर दिया, यह जांचे बगैर कि अन्य राज्यों में क्या स्थिति है। साथ ही साथ कोई एक्सपर्ट कमेटी, कोई भी इस प्रकार का रिपोर्ट सबमिट नहीं किया गया। हालांकि एनसीटी ने इस मामले को लेकर के पहले झूठ बोलने की कोशिश की, जिस पर जो बीएसटीसी के वकील थे उन्होंने एक आरटीआई का जवाब दिखा दिया, जिसमें एनसीटी ने खुद यह जवाब दिया था कि इस प्रकार की कोई भी एक्सपर्ट कमेटी नहीं बनाई गई थी। यानी कि एनसीटी अपने ही झूठ में फंस गई, और उसके बाद से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से एनसीटी का भी एक तरीके से एक्ट का उल्लंघन पाया कि बिना आप एक्सपर्ट कमेटी के ओपिनियन के हिसाब से और बिना अन्य राज्यों के ओपिनियन के हिसाब से आप कैसे एक कानून पूरे देश भर पर लागू कर सकते हैं। जो बात मैं आपको बता रहा था, इस पैराग्राफ में साफ शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है, देखिए, द डिसीजन वेदर टू इंक्लूड और एक्सक्लूड बीएड एज ए क्वालिफिकेशन फॉर टीचर्स इन प्राइमरी स्कूल एज इज एन एकेडमिक डिसीजन विच हैज टू बी टेकन आफ्टर प्रॉपर स्टडी बाय द एकेडमिक बॉडी दैट इज एनसीटी, नॉट शुड बी बेटर लेफ्ट टू दिस एक्सपर्ट बॉडी। कोर्ट ने यह भी कहा कि बीएड को प्राथमिक में शामिल करना यह इंडिपेंडेंट डिसीजन एनसीटी का केवल नहीं था, बल्कि केंद्र सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए थे एनसीटी को, उस निर्देश के आधार पर इसको शामिल किया गया। और इस प्रकार का निर्देश देने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है ही नहीं। केंद्र सरकार सिर्फ सिफारिश कर सकती है, और उस सिफारिश को इंप्लीमेंट करने से पहले जो एनसीटी है उसको एक एक्सपर्ट कमेटी के सामने उसको रखना होगा, और उसके बाद सभी राज्यों से सिफारिशें लेनी होगी। सभी राज्यों की परिस्थिति के अनुसार आपको एक कानून बनाने का अधिकार है, ना कि एक ऐसा कानून बनाना जो कि बिना किसी एक्सपर्ट बॉडी के, बिना किसी राज्यों के सिफारिश के आप डायरेक्टली थोप नहीं सकते। यहां पर यह मेंशन किया गया है, डिसीजन इज नॉट करेक्ट एज इट इज कॉन्ट्रेरी टू द पर्पज ऑफ द एक्ट। यानी कि जो कानून का पर्पज था उसको ये जो डिसीजन था वो फुलफिल नहीं करता, इसलिए इसको करेक्ट यानी सही नहीं ठहराया जा सकता जो एनसीटी का डिसीजन था। साथ ही साथ यहां पर जो फंडामेंटल राइट है भारतीय संविधान का आर्टिकल 21(1) के अंतर्गत, उसमें इन्होंने इस लेटर को और इस पूरे स्पिरिट को उसके अगेंस्ट पाया है। यानी कि ये सीधे तौर पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन पाया है। अब ये इतना स्ट्रांग पॉइंट है कि किसी भी बच्चे के अगर मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो ये इससे बड़ा पॉइंट कोई हो ही नहीं सकता। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए भी यहां पर टिप्पणी की है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्टेड अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। यानी कि भारतीय संविधान और कानूनों के अगेंस्ट में केंद्र सरकार ने एक्ट किया हुआ है बीएड को शामिल करा करके। साथ ही साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 30 जून 2018 को इस प्रकार का जो मीटिंग किया और उसके बाद से डायरेक्शन दिया, और उसके बाद से 28 जून 2018 का एनसीटी का नोटिफिकेशन आया, इसको भी वायलेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ लेड डाउन इन एक्ट आरटी एक्ट कहा जा रहा है। साथ ही साथ जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा था इस पूरे कोर्ट ऑर्डर में, उसका यहाँ पर इन्होंने ये डिफाइन किया है कि ये नोटिफिकेशन जो है केवल कानून के अगेंस्ट में नहीं है, बल्कि जो मीनिंगफुल और क्वालिटी एजुकेशन है उसके भी अगेंस्ट में है। जो एक्सरसाइज एनसीटी को करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन जारी करने से पहले, और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन के आधार पर उन्होंने इस प्रकार के असंवैधानिक
नोटिफिकेशन को जारी किया था। इन्हीं सभी पॉइंट्स को आधार बनाते हुए 37वें नंबर पॉइंट पर अपने पूरे जजमेंट को कंक्लूड करते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो भी अपील है, जो भी याचिका है, सबको डिसमिस कर दिया जाता है, यानी खारिज कर दिया जाता है। अब ये याचिका दायर किया गया था बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से, यानी उनकी याचिका खारिज हुई, यानी कि ऑनरेबल जोधपुर हाईकोर्ट का जो डिसीजन है वो बहाल कर दिया गया है और 28 जून 2018 का जो नोटिफिकेशन है वो पूरी तरीके से रद्द हो चुका है, क्वैश्ड हो चुका है, उसको निरस्त कर दिया गया है असंवैधानिक करार देते हुए। दोस्तों ये पूरा डिसीजन है, मैंने पूरी कोशिश की है कि पॉइंट टू पॉइंट और बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने के संदर्भ में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के संदर्भ में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।